ठीक है। सो जैसा कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन पेज कितना इंपॉर्टेंट है 35% और ऑफ पेज कितना इंपॉर्टेंट है 65%। ठीक है, बट स्टिल कई बार क्या होता है कि सिर्फ ऑन पेज के बिहाफ पे जो भी रैंकिंग वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे काम कर जाते हैं और हमारी वेबसाइट रैंक कर जाती है। ठीक है, अगर कंपटीशन लो है तो ऑन पेज से ही आपकी वेबसाइट रैंक होने का पोटेंशियल रखती है, अगर कंपटीशन हाई है तो आपको ऑफ पेज की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, ऑफ पेज की तरफ जाने के बहुत सारे रीजन है, क्योंकि कंटेंट लिखने से ही बात नहीं बनेगी, आपको क्या करना होता है, उसको शेयर भी करना होता है, उसको फैलाना भी होता है, लोगों को दिखाना भी होता है। ठीक है ना, अब नई दुकान खुली है, सबको सपने थोड़ी आएंगे रात को नई दुकान खुल गई चलो सुबह, क्या करते हैं खुद का प्रमोशन करते हैं ना, चाहे वो जो मर्जी मेथड यूज करें उसके लिए। ठीक है ना, चाहे वो खुद घर घर जाके लोगों को बता के आए, अपनी ऐड रन करे, न्यूज़पेपर में अपने पर्चे डलवाएं, न्यूज़पेपर में ही ऐड दिखा दें, कहीं रोड पे बैनर लगा दे, इस वाले रोड पे ये खुल रही है ना, रोड के दोनों तरफ ठीक है बनिया की दुकान मिल रहा है। ये नहीं था जैसे इधर आगे वो खुली है एक बंसी वाला, तो इसने ना पूरे रोड पे वो लगवा दिए थे बंसी वाला पे अपने बैनर टाइप पूरे रोड पे कि इस रोड पे बंसी वाला खुल गया। तो मतलब सबकी अपनी अपनी एक्टिविटीज होती है, लेकिन अगर आपने कोई कंटेंट वेबसाइट पे लिखा है तो उसको कैसे बताओगे लोगों को कि मैंने ये कंटेंट लिखा है और उसको पढ़ो देखो मैंने क्या लिखा है, ये बताना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है भाई, दूसरे लोग वैसा कुछ डाल ही नहीं रहे जो आपने डाला है, तो गूगल आपको सीधा क्या करा देगा, किसी कीवर्ड के लिए रैंक करा देगा। ठीक है, अब बात करें डिजिटल मार्केटिंग सब दे रहे हैं, लेकिन फ्री कौन दे रहा है, बहुत कम दे रहे हैं। अब हमने वो डाल दिया तो उस केस में क्या हो गया, हमारा कंटेंट रैंक हो गया। स्नैपचैट मार्केटिंग की एजेंसीज बहुत कम है, अब हमने डाल दी तो वो क्या होगी, रैंक होगी। ठीक है, मतलब किस तरीके से देखो, मतलब ये है जैसे स्नैपचैट, ये एग्जांपल मैंने दिखाया आप लोगों को, स्नैपचैट मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी फिर भी ये कहाँ पे रैंक कर रही है, फर्स्ट पे रैंक कर रही है। ठीक है, मतलब कोई दे ही नहीं रहा। अगर आप वैसे सर्च करोगे ना स्नैपचैट DLHI और डबल कोटेशन के अंदर हम इसको सर्च करते हैं, डबल कोटेशन ये क्या हो गया, एग्जैक्ट मैच, तो यहाँ पे कितने रिजल्ट है, 0। भाई नहीं है तो गूगल अब क्या करेगा, उसके पास कोई रिजल्ट नहीं है तो वो वेबसाइट रैंक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोई भी ऑफ पेज करने की नीड नहीं है बिकॉज ऑफ लो कॉम्पिटिशन। ठीक है, बट अगर हम बात करें कि भाई मेरे को सिर्फ इस कीवर्ड के लिए रैंक करना है, तो ये क्या हो सकता है, ये काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। यहाँ पे रिजल्ट्स कितने हैं, 1,64,000 रिजल्ट्स हैं और वेबसाइट भी अलग अलग टाइप की हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स रैंक कर रही है। अब यहाँ पे मेरे को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑफ पेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑफ पेज क्या हो गया, वेबसाइट के बारे में लोगों को बताना। ठीक है, अब बताने के तरीके मल्टीपल हो सकते हैं जिसको हम उसी क्लास में समझेंगे क्या क्या है। यहाँ पे देखते हैं कि ऑन पेज किस तरीके से करें, अगर लो कंपटीशन है तो वेबसाइट आएगी कैसे। ऐसा नहीं है कि बनाओगे डाल दोगे आ जाएगा, नहीं, बोट्स को भी समझाना पड़ेगा इस वर्ड के लिए मेरे को रैंक करना है। जब तक उसको वर्ड्स नहीं मिलेंगे आप किसके लिए रैंक करना चाह रहे हो, रैंकिंग आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड बन सकती है। अब क्या क्या एक्टिविटीज रहेंगी वो मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले एक कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, सेल एडवर्टीजमेंट, क्योंकि इसमें बड़ा अच्छे से समझ आएगा। ये कीवर्ड हमने पहले भी देखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट पे कौन रैंक कर रहा है, हम रैंक कर रहे हैं। ठीक है, इस ब्लॉग को मैं ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीजें मैंने की जिसकी वजह से मैं यहाँ टॉप पे आज आ गया। ठीक है, ऑन पेज में सबसे पहले आपको SCRP को समझना पड़ेगा जिस भी कीवर्ड के लिए रैंक करना चाह रहे हो। ठीक है, अब इस कीवर्ड के लिए रैंक करना है तो SCRP को समझते हैं। ठीक है, मेरी वेबसाइट अभी रैंक करी है, बट मान लो ये मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, आप यहाँ पे रैंक करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप अभी स्टडी कर रहे हो कि आपको ऐसा क्या क्रिएट करना है, क्या डालना है वेबसाइट पे, क्या होना चाहिए जिससे आओगे। ठीक है, सबसे पहले टॉप पे जो वेबसाइट आ रही है ये किस निच की वेबसाइट है, ये एक एजुकेशन की साइट है। ठीक है, क्योंकि आप खोल के देखोगे साइट को तो पता चल ही जाएगा क्या है, इंग्लिश से रिलेटेड है। ठीक है, कैटेगरीज भी सारी वही है ग्रामर वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हम क्या है ना। एजुकेशनल साइट है, फर्स्ट जो साइट है वो एजुकेशनल है। सेकंड साइट की अगर बात करें, नेट एक्सप्लेनेशन, नाम से पता चल रहा है कि भाई एजुकेशनल ही साइट है। फ्री पिक एक इमेज से रिलेटेड साइट है। ठीक है, आप लोगों को डाउट्स क्लियर रहें और मैं जो बता रहा हूँ वो सारी चीजें याद रहें, इसके लिए नोट पैड पे हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि क्या क्या आती जा रही है। फर्स्ट साइट किसकी थी, एजुकेशन थी। सेकंड साइट भी किसकी थी, एजुकेशन। थर्ड साइट किसकी आ रही है, इमेज से रिलेटेड साइट आ रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड वाली जो फोर्थ
फोर्थ जो साइट आ रही है वर्ड स्ट्रीम, ये ब्लॉग है वर्ड स्ट्रीम का, इसको खोल के देखते हैं क्या है। ठीक है, ब्लॉग फ्री टूल रिसोर्स इंस्टेंसली, ठीक है, 52 फ्री फेस्टिव दिसंबर मार्केटिंग। तो जो ये फोर्थ साइट आई ये किससे रिलेटेड आई? मार्केटिंग से रिलेटेड। भाई देखो कीवर्ड क्या है, सेल एडवर्टीजमेंट, तो ऑब्वियसली मार्केटिंग वाले रिजल्ट्स तो आने बनते थे। ठीक है, लेकिन स्टिल जो फिफ्थ साइट आ रही है इमेज से रिलेटेड है। अगली साइट यूट्यूब है, फिर से यूट्यूब है, टॉपर है। ठीक है, तो मार्केटिंग हो गया। मार्केटिंग के बाद मेरा क्या आ गया था? इमेज, है ना। इमेज के बाद मेरा क्या आ गया? यूट्यूब। इसका तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। ठीक है ना, मतलब आप वीडियो डालोगे तो मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तीन जगह कौन लेके बैठा है? यूट्यूब लेके बैठा है। यस, ठीक है, बट अब यूट्यूब मैंने लिख लिया, अब इसके अंदर देखते हैं क्या दे रहा है। यूट्यूब की जो वीडियोस है, वीडियोस में जो कंटेंट दिया गया है किस चीज से रिलेटेड है? हाउ टू राइट फॉर सेल इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट, एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, जो स्कूल में आती है ना नोटिस राइटिंग एडवर्टीजमेंट, वो है। तो यूट्यूब पे जो फर्स्ट मेरी वीडियो आ रही है उसमें क्या है? एजुकेशन। सेकंड जो मेरा टॉपिक आ रहा है वो भी किस चीज से रिलेटेड है? एजुकेशन से। ठीक है ना, देख रहे हो बिल्कुल वही फ्लैट फॉर सेल, ये जो न्यूज़पेपर में ऐड डलती है वैसी वाली लिख के दिखा रहा है। और थर्ड किससे आ रहा है? सेल एडवर्टीजमेंट वीडियो राइटिंग वीडियो लेक्चर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्लास 11th, एजुकेशन से रिलेटेड है। बट 11th क्लास में जो कॉमर्स वाला पॉइंट है ये शायद उसको लेके चल रहा है ना। या इंग्लिश राइटिंग सेक्शन, तो ये भी किससे रिलेटेड होगी? एजुकेशन से, और इंग्लिश वाले टॉपिक से रिलेटेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आ रही है टॉपर। टॉपर खुद क्या है? एक एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट है। ठीक है, अच्छा ये मेरा पूरा का पूरा अब क्या हो गया? SCRP खत्म। ठीक है, तो देखो कितना इजी है SCRP को समझना। अगर मेरी कोई मार्केटिंग की साइट है और मैं इस कीवर्ड के लिए टारगेट कर रहा हूं सेल एडवर्टीजमेंट के लिए, तो इंडिया में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने जो SCRP देखा वो कहां पे देखा? इंडिया में। ठीक है ना, तो मेरे पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है यहां पे रैंक करने की। और अगर बात करें मैं कोई इमेज साइट बना लूं तो मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटी है? दो। और फीचर्ड में अगर मेरे को आना है तो एक टॉप पे भी मेरे पास इमेज वाली अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। बट अगर हम बात करें एजुकेशन की, 1 2 3 4 5 6 अपॉर्चुनिटीज, जिसमें से 3 तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज है? वेबसाइट रैंक होने की। और अगर मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं तो फिर से 3 अपॉर्चुनिटीज किस में आ जाती है? यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मेजोरिटी समझ रहे हो ना कौन खेल रहा है। इंडिया में रैंकिंग चाहिए तो एजुकेशन वेबसाइट बना लो। ठीक है, अब पहला मेरा क्लियर हो गया कि एजुकेशन साइट होनी चाहिए। एजुकेशन साइट नहीं भी है तो कंटेंट क्या होगा? एजुकेशनल कंटेंट होगा, इंफॉर्मेशनल वाला कंटेंट होगा। मार्केटिंग वाला कुछ नहीं देना, इमेजेस वाला मर्जी आपकी देनी है या नहीं देनी, डिपेंड ऑन साइट, आपकी साइट कौन सी है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये लोग ऑफर क्या कर रहे हैं। ठीक है, सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट फॉर्मेट एंड एग्जाम्पल। ये साइट तो फॉर्मेट और एग्जाम्पल दे रही है जो स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं। ठीक है, अगले में क्या दे रहा है? राइटिंग ऑन सेल एंड परचेज। खोल के देख लेते हैं, बाहर से तो सेल परचेज दिखा दिया इसने। ठीक है, अंदर आते हैं, अंदर में वही है एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, एग्जाम्पल से पहले पूरा ये समझा रखा है किस किस तरीके से सेल इन कैपिटल फॉर्मेट भी दे रहे हैं, है ना। परचेज सेल फॉर्मेट ये हो गया, एग्जाम्पल्स ये हो गए। तो दोनों वेबसाइट क्या दे रही है? सेल एंड परचेज की एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मेट दे रही है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एग्जाम्पल, दूसरा फॉर्मेट। ये दो चीजें मैंने यहां पे देखी। अब थर्ड वेबसाइट किस चीज की है? भाई इमेजेस से रिलेटेड, इसमें तो क्या ही देना है, मार्केटिंग का है तो हमें पता ही मार्केटिंग वाला ब्लॉग होगा, कैसे क्या सेल आती है निकाली जाती है जो भी है। थर्ड वाले में फिर से इमेज है, इमेज में क्या ही देखना। ठीक है ना, सेल के ये इस तरीके से क्रिएटिव्स रैंक हो रहे होंगे। ठीक है, यूट्यूब है, ये देख लिया हमने। एजुकेशन साइट टॉपर है, टॉपर का सबको पता है, लेकिन स्टिल देख लेते हैं ऑफर क्या कर रहा है। टॉपर क्लासिफाइड एग्जाम्पल फॉर, देख लेते हैं एक बार ओपन करके। यहाँ गुड वर्क कार कुछ और ही आ रहा है ना। क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ है, उसका आंसर यहाँ पे किसी ने किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या रैंक कर रहा है? क्वेश्चन का आंसर रैंक कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, क्रिएट इन गुड वर्किंग कंडीशन, मेंशन द मॉडल एट द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एसेंशियल डिटेल फॉर सेल। ठीक है, तो एजुकेशन साइट है और क्वेश्चन का आंसर किसी ने किया हुआ है। बट क्वेश्चन आंसर तो हमें एग्जांपल्स में भी मिल जाते हैं, है कि नहीं है? एग्जाम्पल में भी तो क्वेश्चन होता है और उसका आंसर होता है। ऊपर देखा ना अभी इस वाली साइड में, कहाँ गया? ये रहा भाई, ये लो क्वेश्चन और ये लो उसका आंसर, खत्म।
ठीक है, क्लियर। अब बनाते हैं कंटेंट टॉप पे आने के लिए। मुझे क्या देना है, सेल एडवर्टाइजमेंट में मेरे को क्या देना है, फॉर्मेट एंड एग्जाम्पल्स देने हैं। उसके अंदर कुछ मैं चाहूँ तो इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और वीडियो बना के डाल दी, फिर तो कोई बचा ही नहीं। कंपटीशन क्या हो गया, सारा का सारा ब्रेक की, हमने वीडियो भी डाल दी है और कंटेंट भी डाल दिया है, ठीक है। चलो फिर, लेकिन अभी जो हमने किया वो था सिर्फ पता लगाया है एक्चुअल में कंटेंट क्या क्रिएट करना है फॉर द रैंकिंग प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। बट रैंकिंग कैसे आएगी, उसके लिए बैकएंड पे चीजें कैसे सेट करनी है, यूआरएल्स कैसी होंगी, हेडिंग्स कैसी होंगी, ठीक है, इमेजेस का टेक्स्ट कैसे होगा, उन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। मतलब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की अब बात करते हैं, वो था ऑन पेज अपॉर्चुनिटीज फाइंड करना, ठीक है, सीआरपी से कि क्या करें। अब कैसे करना है उसको सीखते हैं। ये मेरा ब्लॉग है, इसको मैं अब बैकएंड पे ओपन करता हूँ, ये लो। बट उससे पहले मैं अपनी वेबसाइट में एक बार लॉगिन कर लूँ ताकि मेरे पास बैकएंड वाला ऑप्शन आ जाए। चलो यहाँ पे आ ही गया, तो मतलब ऑलमोस्ट लॉगिन ही रहता है मेरे इसमें। एडिट पोस्ट मैंने कर लिया, ठीक है। अब दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड में आपको दिखाऊंगा। ये इधर सेट हो गया और ये दूसरा इधर सेट हो गया। ये हो गया मेरा फ्रंट एंड, ये हो गया मेरा बैक एंड, क्लियर है। ये वर्डप्रेस के अंदर क्लासिक एडिटर में यूज कर रहा हूँ। ये जो आप बिल्डर देख रहे हो जिससे मैंने कंटेंट डाला हुआ है, कुछ लोगों को पेज और पोस्ट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्डप्रेस में पोस्ट है और यहाँ पे पेज है, कौन सा कब क्रिएट करना होता है, इसके लिए थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। मान लो मैं एक कंटेंट डाल रहा हूँ नाउन फॉर किड्स, ठीक है। एक और कंटेंट डाल रहा हूँ प्रोनाउन फॉर किड्स, एक और टॉपिक डाल रहा हूँ एडवर्ब फॉर किड्स। तो ये क्या है, ये तीनों किसके लिए मैं डाल रहा हूँ, किड्स के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं डालूंगा इंग्लिश ग्रामर फॉर किड, क्या वो पोस्ट जाएगा या पेज बनेगा? देखो ये बनेगा पेज, और जो मैं स्पेसिफाइड टॉपिक डाल रहा हूँ एक एक दो दो, वो क्या बनेंगी, पोस्ट। मतलब नीचे वाली जो चीजें होती हैं जहां पे एक पार्ट में इंफॉर्मेशन दी जाती है वो होती है पोस्ट। एक ऐसा कंटेंट जिसमें एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन दी जाए जो सारे पेजेस से लिंक होता है, वो क्या बनता है, पेज। वाइड इंफॉर्मेशन वाला प्लेटफॉर्म जहां पे लिंक्स लगे होते हैं, लोग क्लिक करेंगे, अलग अलग पेजेस पे जा सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग पोस्ट को विजिट कर सकते हैं, वो क्या बनेगा, हमारा पेज बनेगा, ठीक है। इसको और ज्यादा डिटेल में क्लियर करने के लिए मैं एक बार इसका लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे हमारी साइट होगी और हमने यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के 16 टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको क्लिक किया और इसको देखा, तो यहाँ पे ये क्या है, इंडिविजुअल पोस्ट है, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, अब ग्रामर के अंदर 16 के 16 टॉपिक्स आते हैं, उस एक पेज के अंदर 16 टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, यूजर स्क्रॉल करता करता थक जाएगा। ये डेस्कटॉप की स्क्रीन है, फिर भी टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, थोड़ा चौड़ा दिखाई दे रहा है, बट मोबाइल में स्क्रीन इतनी हो जाती है टेक्स्ट और लंबा खिंच जाता है कि नहीं, इतना पैराग्राफ इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसे करने पे वाइडनेस कम होगी। तो यही वाली चीज है। प्रोनाउन फॉर किड खुद में कितना बड़ा है देखो ना, ठीक है। फिर ये 15 टॉपिक और बचे हैं, खुद इतने इतने बड़े होंगे सारे के सारे, तो स्क्रॉलिंग तो इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पेज बनाएंगे जिसमें सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके दे देंगे और वहां से इन पोस्ट का लिंक दे देंगे, जिससे कि विजिटर यहाँ आके इनको पढ़ सकता है इंडिविजुअली और एक जगह पे रह सकता है। अब वो वाला पेज कौन सा, इंग्लिश ग्रामर फॉर किड का दिखा देता हूं। ये क्या है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, ग्रेड कौन सी है, 1 to 4। इसको मैंने क्लिक कर लिया। अब किड्स हैं, किड तो यही होते हैं ना 1 to 4 वाले, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे ये हमने एक छोटा सा पैराग्राफ इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है कि हमारा टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है, फिर एक इमेज मैंने दे दी। देन यहाँ से मेरे टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया, सेकंड टॉपिक क्या हो गया, थर्ड टॉपिक मेरा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा। ऐसा लग रहा है ना कितनी छोटी है ग्रामर, बट नहीं, अगर आप इनके एंड में यहाँ पे देखोगे, रीड मोर अबाउट द एडजेक्टिव फॉर किड, एडवर्ब यहाँ पे दिया हुआ है। देन फिर से आपको क्या मिल जाएगा, फिर से आपको क्या मिल जाएगा, फिर से आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इनके इंडिविजुअल ब्लॉक्स को पढ़ना चाहता हूँ, आप सिंपल लिंक पे क्लिक करो और उसके इंडिविजुअल ब्लॉक पे आ जाओगे। किस तरीके से हो गया, एक पेज उससे 16 पेज कनेक्टेड है कि नहीं है। इस मैप को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। मान लो मैंने कोई वेबसाइट बना ली, ठीक है। तो वेबसाइट की मैं क्या करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ, है ना, कि कौन सी कैटेगरी किसके अंडर में जाएगी। फिर मैं डिसाइड करूंगा कौन सा पेज बनेगा, कौन सी पोस्ट बनेगी। मान लो मैं कोई शूज की वेबसाइट बना रहा हूँ,
अब शूज़ की वेबसाइट बना रहा हूँ तो भाई मैन के शूज़ होते हैं, वुमेन के शूज़ होते हैं, दो कैटेगरीज मेरे पास आ गई, यानी ये दोनों क्या बन जाएंगे, मेरे पेजेस बन जाएंगे। अब वुमेन के अंडर मैंने देखा कि भाई नाइकी, पूमा, एडिडा, ये इसके अलावा और भी बहुत सारी क्या है ब्रांड्स आ गई, ठीक है, ये भी मेरे सारे क्या बनेंगे, पेजेस बने। क्यों? क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ यहीं पे चीजें खत्म नहीं, इसके अंडर में भी चीजें आएंगी, नाइकी स्पोर्ट्स शूज फॉर वुमेन, ठीक है, बट इसके अंडर में भी चीजें आएंगी, ये भी पोस्ट नहीं जाएगा। इसके अंडर में क्या आ रहा है, प्राइस के वेरिएशंस, 2000, 4000, 5000, यहाँ पे चीजें क्या होगी, खत्म। इसके अंडर में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। दूसरी चीज आ सकती है कलर्स को लेके, रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, जो भी है। देखो ब्लैक और व्हाइट के अलग से लोग सर्च करते हैं ना, रेड कलर शूज, ब्लैक कलर शूज, तो यहाँ पे भी ये पोस्ट चलेगी, यहाँ पे भी ये पोस्ट चलेगी। ये क्या बनेगा, पेज बनेगा। इससे ऊपर वाले भी क्या बनेगा, पेज बनेगा। इससे ऊपर वाले भी क्या बनेगा, पेज बनेगा। बट अगर आप कोई भी पोस्ट डालते हो वेबसाइट पे, मान लो मैंने ये सेल एडवर्टीजमेंट वाली पोस्ट डाली हुई है, ठीक है ना, कहाँ पे गई, हमने बैकएंड खोला हुआ था, नहीं ये तो मेरा ये है बैकएंड, एडिट पोस्ट, ये बैकएंड है, ठीक है। जब भी हम कोई पोस्ट डालते हैं तो देखो पोस्ट के अंदर कैटेगरी का ऑप्शन होता है। आप कोई भी पोस्ट डालोगे ना, आपको बताना पड़ेगा कि ये वाली पोस्ट जो है किस कैटेगरी के अंदर आ रही है। ये किस में दिखा रहा है, एक तो ये ब्लॉग है मेरा सिंपल, एक पोस्ट आपकी मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर जा सकती है, ठीक है ना। मान लो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी के अंदर क्या हो रहा है, ये वाली ब्लॉग हमारी आ रही है, ठीक है। अब क्लासिफाइड कैटेगरी के अंदर ये वाला ब्लॉग आ रहा है, तो समझ जाओ वेबसाइट का मैप बना हुआ है। वेबसाइट का मैप कैसे, इंग्लिश होती है, इंग्लिश के अंदर ग्रामर और राइटिंग स्किल दो चीजें आ गई, ठीक है। ग्रामर में सारी क्लासेस आ गई, 10 कैटेगरीज, 12 कैटेगरीज में बन जाएंगी। राइटिंग स्किल के अंदर ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, अलग अलग चीजें आती हैं, जिसमें क्लासिफाइड भी आती है। तो ये मैप मैंने बना दिया और टिक यहाँ पे लगा दिया। ये वाली पोस्ट किस कैटेगरी के अंडर में आएगी, क्लासिफाइड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी कैटेगरी, ठीक है, ये इसके अंडर में आएगी ये वाली पोस्ट। तो क्या हुआ, मेरा काम यहाँ पे खत्म। मैप मैंने बना लिया अपनी वेबसाइट का, किस तरीके से, इस तरीके से, और मुझे पता है ये वाली जो पोस्ट जाएगी वो इसके अंडर में जाएगी, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरीज में फिर डिजाइन कर दूंगा, क्लियर है। देखो कैटेगरीज का ना बड़ा पंगा रहता है, ये अभी छोटे लेवल पे मैं समझा रहा हूँ, ऑन पेज खत्म करता हूँ, देन आपको फिर इसको बड़े लेवल पे मैं समझाऊंगा। ये बहुत बेसिक सा भी बताया है, इसका एक बड़ा मैप भी है हमारे पास, ठीक है, जिसमें एक्चुअल में किया हुआ है काम कैसे करना है। एक दो दिन की चीज नहीं होती ना, हम प्लानिंग कर रहे हैं भाई, वेबसाइट की प्लानिंग करना मतलब कि आगे तक का सोच के चलना, ठीक है। अब मान लो मैं एजेंसी की वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं क्या सोच के चलूंगा, आगे जाके इससे बहुत काम आएगा। अब काम कैसे आएगा, जब वो बहुत जगह रैंक करेगी। वो रैंक कब करेगी, जब उसके बहुत सारे पेजेस होंगे, है ना। या एक ही कीवर्ड के लिए रैंकिंग चाहिए, एक पेज बनाओगे सिर्फ होम पेज, तो एक ही जगह तो रैंक कर पाओगे ना। अब वेबसाइट में हजारों पेजेस है, तभी तो 1000 जगह रैंक हो पाएगी, है कि नहीं है। कोई भी ई कॉमर्स साइट है, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं उतने ज़्यादा उसको फैला सकते हैं ना। भाई पहले क्या था, पहले सिर्फ भाई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे, फिर उसने शूज से रिलेटेड डालना स्टार्ट कर दिया, फिर उसने कुछ और चीज़ें, मतलब क्लॉथिंग से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड डालना स्टार्ट, एक्सपेंड होती चली। तो वेबसाइट पे क्या होनी चाहिए, पेजेस होने चाहिए, ठीक है, कैटेगरीज होनी चाहिए, पोस्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट होनी चाहिए, तभी वो क्या हो पाएगी, एक्सपेंड हो पाएगी। तो सिखाऊंगा कैसे प्लानिंग करनी है। अब आते हैं यहाँ पे वापस, एक स्टेप वापस पीछे आ जाते हैं। उसका एक सिर्फ डेमो दिया था समझाने के लिए, क्योंकि ये कैटेगरी का ऑप्शन पोस्ट में जो सेलेक्ट होता है वो कहाँ से आया वो मेरे को बताना था, ठीक है ना। मतलब वेबसाइट की प्लानिंग होती है तब हम कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनाना है, और उस कैटेगरी के अंदर कौन सी पोस्ट आएगी। मान लो सेल एडवर्टीजमेंट इसके अंदर आएगी, ठीक है। अब चलो यहाँ से दोबारा समझते हैं। सबसे पहले इसको मैंने साइड कर दिया, बैक एंड पार्ट को और फ्रंट एंड पार्ट को साइड साइड में लेके देख लिया। अगर हम नॉर्मल देखते हैं तो सबसे ऊपर क्या आता है हमारा, URL। ध्यान रहे URL में क्या रहेगा, आपका कीवर्ड रहेगा। कीवर्ड क्या, सेल एडवर्टीजमेंट। कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है, वो रैंक कर रही है, मैंने करवाया नहीं उसको, वो रैंक कर रही है। इस पोस्ट को मैं जिस कीवर्ड के लिए रैंक कराना चाहता था वो था सेल एंड परचेज, मैं इस कीवर्ड के लिए रैंक कराना चाहता था, बट स्टिल वो उसके लिए भी कर रही है, ठीक है ना। अब मान लो अगर इस कीवर्ड के लिए मेरे को रैंक कराना था तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले URL क्या होना चाहिए, जो मेरा कीवर्ड है वही क्या होगा, URL होगा। तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था और इस पे हमने इंप्लीमेंट किया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस में URL सेट कर सकते हैं।
एडिट पोस्ट पे आप जाओगे, मतलब एडिट यूआरएल पे, तो सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट ही आपका क्या बनेगा, यूआरएल बनेगा। इसमें जो हाइफन्स लगे हैं वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल लिख दोगे और ओके कर दोगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, हाइफन लगा लेगा। स्पेस दोगे उसको अपने आप हाइफन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले यूआरएल रेडी करना है, कीवर्ड वाला मैंने कर लिया, ठीक है। फिर बैकएंड में हमारे पास यहाँ पे टाइटल होता है, ठीक है। देखो ये टाइटल कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे ये कहाँ पे है, सिर्फ बैकएंड पे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको हाइड किया हुआ है असल में ठीक है। चलो देखो, अब ये टाइटल है, किसी किसी वेबसाइट में टाइटल H1 बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब कि हेडिंग 1, ठीक है। एक पोस्ट के अंदर या एक पेज के अंदर H1 एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा H1 नहीं होगी, ठीक है। उसके अलग अलग रीजन है कि एक से ज्यादा H1 क्यों नहीं होगी। अब आप खुद मेरे को बताओ कि अगर कोई बुक खोल रहे हो, उसमें जो टॉपिक होता है, एक ही टाइम पे 2 टॉपिक 3 टॉपिक कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। आपने कोई चैप्टर खोला, चैप्टर की हेडिंग तो एक ही रहेगी ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको टाइटल बनाने है, टाइटल H1 होता है किसी किसी ब्लॉग में बाय डिफॉल्ट, हेडिंग H1 एक ही बार आएगा पूरे ब्लॉग में, 2 बार नहीं आ सकता, ठीक है। H2 H3 चाहे जितनी मर्जी आ जाए। वर्डप्रेस में क्लासिक एडिटर या कोई भी एडिटर यूज कर रहे हो तो 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। फिर पैराग्राफ आ जाता है प्रॉम्प्टेड में, अगर कोई स्क्रिप्ट या कोड आप दे रहे हो वेबसाइट पे तो वो इसमें आएगा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जो डेवलपिंग वाली साइट्स होती हैं वो एक स्क्रिप्ट देती हैं, कोड देती है, PHP का टैग देती है, HTML टैग्स देती हैं, तो वो इस वाले फॉर्मेट में आता है, ठीक है, ताकि बोट समझ पाए यहाँ पे कोई कोड लिखा हुआ है, वरना वो उसको सिंपल टेक्स्ट समझ लेंगे और आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि ऐसे है ना, डंडे, ये ऐसे क्वेश्चन मार्क, करली ब्रैकेट कोई वर्ड थोड़ी होते हैं, ठीक है ना। तो बोट्स को समझाना पड़ता है वो क्या है, कोड है, वो इसके अंदर में जाएगा। क्लियर है। तो 6 हेडिंग में से H1 एक ही रहेगी, टाइटल बाय डिफॉल्ट H1 रहता है, किसी किसी में नहीं रहता है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे H1 ले ली और टाइटल को क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। अब आपकी मर्जी है, आप अगर इसी को यहाँ दिखाना चाहते हो टॉप पे, मतलब यही ये जो लिखा हुआ इतनी बड़ा, ये आप यहाँ टॉप पे दिखाना चाह रहे हो तो छोड़ दो, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे आएगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे H1 आएगी नहीं क्योंकि टाइटल ऑटोमेटिकली क्या है, H1 है, ठीक है। तो इसको मैंने हाइड कर दिया क्योंकि मेरी थीम ने मेरे को ऑप्शन दिया हुआ है टाइटल डिसेबल करने का, तो मैंने उस पर टिक मार के उसको डिसेबल कर दिया। मैं नहीं चाहता फॉर्मेटेड एग्जांपल यहाँ पे दिखाई दे, क्यों, क्योंकि वो अगली लाइन में आ रहा था फिर और मेरे को सही नहीं लग रहा था, है ना। मोबाइल में तो 3-3 लाइन बन जा रही थी, तो मैं नहीं चाहता इतना स्पेस मेरा स्टार्टिंग का मोबाइल में वो सिर्फ टाइटल खा जाए। तो इसलिए मैंने क्या करा, छोटा सा लिख दिया, सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट। जो फोकस कीवर्ड होगा वो आपका H1 के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। H1 की स्टार्टिंग मतलब पहले टाइटल, यूआरएल, H1, इन तीनों के अंदर आपका कीवर्ड क्या रहेगा, हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो पैराग्राफ लिखोगे, पैराग्राफ में फिर से आपका क्या आएगा, कीवर्ड आएगा, जैसे सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट। पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में भी आपका कीवर्ड आएगा, ठीक है। अगर बार बार आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं तो उसको बोल्ड और इटैलिक कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नीचे हम चलते हैं, नीचे आने के बाद आपको क्या साइड में फॉर्मेट टेबल्स मिल सकते हैं ना, ये मैंने एक प्लगइन लगा रखा है, टेबल ऑफ कंटेंट। ये क्या करता है, मेरी वेबसाइट पे जितनी भी हेडिंग्स है उनको उठा के इधर दिखा देता है। इसमें हेल्प क्या हो जाएगी, मान लो यूजर को सीधा 9वां 8वां एग्जांपल देखना है, क्लिक करेगा सीधा वहां पे पहुंच जाएगा, स्क्रॉल करने की नीड नहीं है, ठीक है। ये आ गया 8वां एग्जांपल। तो ये मतलब यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ये प्लगइन मैंने लगा रखा है। और वेबसाइट के बाहर SCRP पे कई बार है ना, नीचे लिंक्स जो शो होते हैं वो इस टेबल ऑफ कंटेंट की वजह से ही लिंक शो होते हैं। SCRP पता है ना, यूआरएल टाइटल डिस्क्रिप्शन, नीचे क्या होते हैं, लिंक्स, वो इस टेबल ऑफ कंटेंट की हेल्प से आते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यूआरएल में चेंज आ जाता है, इसमें नहीं आया अभी के लिए। कुछ टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन हैं जो चेंज ले आते हैं। इसको एक बार रिफ्रेश करके फिर से दिखा देते हैं, देखता हूँ चेंज आ रहा है नहीं आ रहा, एक सेकंड देना। इस पर अगर मैं लोड हो रहा है, देखो साइड में मैंने बहुत सारे ऐड लगाए हुए हैं इसलिए लोड है। इस पर क्लिक करा तो सिंपल ले गया, यूआरएल में चेंज नहीं है। वरना क्या होता है, जिस भी हेडिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे यूआरएल में लग जाता है हैश, ठीक है। और ये एग्जाम्पल बने तो इसके सामने लिखा आ जाएगा एग्जाम्पल
-1। ठीक है, हैश लग के example1 लिखा हुआ आ जाता है। और इवन कई बार क्या होता है, ये टेबल ऑफ कंटेंट की वजह से नया यूआरएल क्रिएट हो गया। पहले यूआरएल क्या था, सिर्फ यहाँ तक, और ये क्या हो गया, नया यूआरएल। अब गूगल कई बार सिर्फ और सिर्फ इसको भी रैंक करा देता है। ये एडवांस कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाते हैं कि इसको फिर मैनेज कैसे करना है, क्या गूगल उससे समझ रहा है। ठीक है, अभी इसको नहीं समझते, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बट ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको वापस से ऐसे कर लेते हैं। अब चलते हैं ऊपर। देखो यहाँ पे लिंक्स हैं, ये क्या है, मेरी इंटरनल लिंक्स। इन पे कोई क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट ओपन होगी। ये क्या होगी, इंटरनल लिंक। अगर इस पे क्लिक करने के बाद इस लिंक पे, और मैं मान लो विकिपीडिया या किसी और साइट पे चला जाता, तो वो होती एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, इंटरनल लिंक, मेरी वेबसाइट ओपन होगी लिंक पे क्लिक करने के बाद, और लिंक पे क्लिक करने के बाद कोई दूसरी वेबसाइट ओपन हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। लिंक्स आपको बनानी है, इंटरनल लिंकिंग करनी है, क्योंकि इससे आपके पेज का बाउंस रेट कम होता है। बाउंस रेट क्या होता है, कोई भी विजिटर एक पेज पे कितनी देर रुक रहा है। ठीक है, कितनी देर रुक रहा है या फिर कितने पेजेस तक रुक रहा है। टाइम इसके अंदर कंसीडर नहीं होगा, इसके अंदर कंसीडर होगा एक पेज पे आया, उसके बाद दूसरे पेजेस पे गया या नहीं गया। ठीक है, विजिटर आया, एक ही पेज से चला गया, 100% बाउंस रेट। ठीक है, विजिटर आया, उसने देखा बीच में कोई लिंक, उसने क्लिक करा, वो दूसरे पेज पे गया, यहाँ पे फिर से कोई लिंक देखा, तीसरे पेज पे गया, फिर से कोई लिंक देखा, चौथे पेज पे गया। तो 100 डिवाइडेड बाय जितने भी पेज यूजर ने विजिट करे, उतना परसेंट क्या हो जाएगा, आपका बाउंस रेट हो जाएगा। मतलब कि 2 पेज भी विजिट कर रहे हैं तो बाउंस रेट सीधा कितना हो सकता है, 50% हो सकता है। 3 बार विजिट करेगा तो 33% हो सकता है। आपका जितना कम बाउंस रेट होगा, आपकी वेबसाइट उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव मानी जाती है। गूगल इसको रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर नहीं करता। क्यों, अलग अलग साइट्स के होने की वजह से। कोई मूवी डाउनलोडिंग की साइट है, सीधा डाउनलोड का बटन है तो एक बार क्लिक करा, खत्म। बट बात करें ई कॉमर्स वेबसाइट की, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट बाय करना है, पहले क्या करोगे, प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, फिर चेकआउट, फिर पेमेंट पेज पे जाओगे, डिटेल डालोगे, फिर थैंक यू पेज पे जाओगे। तो यूजर के 5 पेज तो होने ही होने हैं विजिट, चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन एक एजुकेशनल साइट, इंफॉर्मेशन साइट हो, मूवी साइट हो, वहाँ पे आया, क्लिक करा, काम खत्म। तो उनका बाउंस रेट क्या रहेगा, हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। अरे ई कॉमर्स का बाउंस रेट हमेशा क्या रहेगा, लो ही रहेगा। तो ये रीज़न होते हैं कि गूगल इसको रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो लिंक्स का समझ आ गया। इंटरनल लिंक बनाने बहुत जरूरी है ताकि आपका बाउंस रेट क्या रहे, कम रहे। और दूसरे पेजेस पे जब व्यूज आते हैं तो उनकी रैंकिंग में कहीं ना कहीं हेल्प होती है। क्यों, गूगल को पता चलता है कि भाई पेज इंफॉर्मेटिव है, यूजर आगे आगे बढ़ता जा रहा है, उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है। तो इंटरनल लिंक आपको बनानी है। ठीक है, फिर मीडिया फाइल आ गई। मीडिया फाइल कौन सी है, इमेज वाली। अब इमेज को अगर मैं यहाँ से एडिट करता हूँ तो मेरे को इतने ऑप्शन देखने को नहीं मिलते, बट जब मैं मीडिया फाइल में इमेज को अपलोड करता हूँ, जैसे ऐड मीडिया हम करते हैं, ये आगे मेरे पास लाइब्रेरी, यहाँ से किसी भी इमेज को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखो कितने ऑप्शन मेरे को दे रहा है। पहला दे रहा है ऑल्ट टेक्स्ट, फिर दे रहा है टाइटल, फिर दे रहा है कैप्शन, फिर दे रहा है डिस्क्रिप्शन। तो 1 2 3 4 क्या होगी चीजें मेरे को इसने दिखा दी। ठीक है, और ऊपर ये क्या है, यूआरएल। क्या है, यूआरएल। आप जब भी कोई इमेज अपलोड करोगे मीडिया फाइल के अंदर, मेक श्योर वो इमेज का नाम कीवर्ड हो। मतलब कि मेरे को ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है, ये इमेज थी कीवर्ड रिसर्च फॉर बिगनर, जैसे इस पे तो लिखा हुआ है ये इमेज किस चीज की। बट अगर बात करें इस इमेज की 63A, अगर मैं इसको अपलोड करता हूँ, इसका यूआरएल क्या क्रिएट हो जाएगा, यही। ठीक है, मतलब वर्डप्रेस का फीचर ही ऐसा है कि आप जिस भी मीडिया फाइल को अपलोड करते हो, अपलोडिंग के बाद उसका यूआरएल वही क्रिएट हो जाता है। अगर मैं इस इमेज को अपलोड करता हूँ और उसका वो 63A वाला होता, तो यहाँ पे पता है क्या लिखा था, समझ जाओ। और यूआरएल के अंदर कीवर्ड होना भी क्या है, एक रैंकिंग फैक्टर है। तो मेक श्योर आप जो भी फाइल या कोई भी मीडिया फाइल, डजेंट मैटर, वो एक इमेज है, वो एक ऑडियो फाइल है, वो एक पीडीएफ है, वो एक पीपीटी है, कुछ भी है, उसका वर्ड या उसका नाम क्या होगा, कीवर्ड हमारा। ठीक है, फिर आप अपलोड करना ताकि यूआरएल के अंदर भी आ जाए। तो 5 चीजें हो जाएंगी, एक यहाँ पे ऑल्ट के अंदर, टाइटल के अंदर। ऑल्ट क्या होता है, यही वो टेक्स्ट है जिससे गूगल समझ पाएगा कि वेबसाइट को कहाँ पे रैंकिंग देनी है। विदाउट ऑल्ट गूगल को नहीं पता। मान लो मैं अपनी सेल्फी लेके भी डाल दूं तो गूगल को क्या पता ये पवन है ना,
है कि नहीं है? मान लो ये स्क्रीन है, ऊपर से फोटो ले ली, ये नहीं आने दिया, अब गूगल को कैसे पता चलेगा सैमसंग की स्क्रीन है ना? तो ऑल्ट टेक्स्ट ये वही टेक्स्ट है जिसके लिखे होने से गूगल को पता चलता है ये किसकी फाइल है, ये क्या है, इसको किस कीवर्ड के लिए रैंक कराना है। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसको डालना मत भूलना, बाकी चारों पांचों सब कुछ भूल जाना, ये नहीं भूलना चाहिए। एक यही कीवर्ड है जो रैंकिंग दिलाएगा, ठीक है, मेन, सबसे मेन। टाइटल, इमेज को जो भी टाइटल आप देना चाहो, जैसे ब्लॉग का टाइटल हम जो भी दे सकते हैं, बस उसके अंदर हमारा कीवर्ड आना चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी लगा लो उसके, ठीक है। क्या नहीं, और टेक्स्ट वगैरह ये सब बैकएंड का पार्ट है, सिर्फ आपको इमेज दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई देता, बट कैप्शन जो डालोगे वो आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। कैप्शन क्यों दिखाई देगा बताता हूँ। पहला ऑल्ट टेक्स्ट समझ आ गया, ऊपर यूआरएल क्या रखना है वो भी समझ आ गया। थर्ड, कैप्शन। अगर ये इमेज मैंने किसी प्लेटफॉर्म से उठाई है, अब ऐसा तो होता नहीं, इंटीरियर डिजाइन की वेबसाइट बना रहा हूँ और मेरे पास तो भरमार है, गूगल से ढूंढते हैं ना बढ़िया बढ़िया इमेजेस इंटीरियर वगैरह की ना, बैकएंड वगैरह में डालने के लिए। जब आप डेमो इंपोर्ट करते हो कितनी अच्छी अच्छी इमेजेस होती हैं, और फिर खुद की डालते तो कबाड़ हो जाता है साइट का। डेमो इंपोर्ट ही अच्छा लगता है, हमारी बनाई हुई अच्छी नहीं लगती, क्यों? इमेजेस है ना, इमेज की सिलेक्शन काफी जबरदस्त होते हैं। अब मान लो आपने शटर स्टॉक से कोई इमेज उठा ली, अनस्प्लैश से कोई इमेज उठा ली, पिक्साबेस से, फ्री पिक से, कहीं से भी इमेज उठा ली, इमेज उठा के वेबसाइट में यूज कर लिया, लगा लिया, तो चांसेस होते हैं आपको स्ट्राइक आ जाए, ठीक है ना। अगर वो इमेज कॉपीराइटेड है तो आपको स्ट्राइक आने के चांसेस होते हैं, बहुत रेयर केस से चांसेस आते हैं, बट हाँ जिसने करा रखी है वो दे देता है, ठीक है। और वाटरमार्क वाली तो कभी मत लगा देना, आता है ना शटर स्टॉक की सारी इमेजेस पे वाटरमार्क लगे होते हैं, उनको तो वेबसाइट में कभी यूज ही मत करना वाटरमार्क वाली, वो तो है ही कॉपीराइटेड, ठीक है। अब कैप्शन में अगर आप इमेज यूज कर रहे हो तो मेंशन कर दो वो इमेज आपने कहां से ली है, किसी दूसरी वेबसाइट से उठा रहे हो ना, कॉपी कर रहे हो किसी की, तो मेंशन कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा सोर्स, और मान लो अमेजोन से कोई प्रोडक्ट की इमेज उठाई तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अमेजोन, देन काम खत्म। सोर्स क्या है, अमेजोन, अमेजोन से मैंने क्या लिया, इमेज लिया, क्रेडिट उसको दे दिया, बेसिकली किसी को क्रेडिट दे देना है। डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन करना है इमेज के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। मान लो यहाँ से मैंने इसकी फोटो ले ली, अब नहीं क्रेडिट दिया, क्रेडिट के केस में कॉपीराइट जो क्लेम होता है वो क्लेम नहीं कर पाएगा, जैसे होता है ना इसने मेरे इतने का नुकसान करा दिया, आपको केस बांध देगा, ये कर देगा, वो कुछ नहीं होने वाला फिर ऐसा, लेकिन आपने क्रेडिट दिया, आपने मेंशन किया, ठीक है। बट ऐसा मत करना, किसी का कोर्स था 5,000 का बाय करके वेबसाइट पे रख के लगा सेल पे, और नीचे क्रेडिट दे दिया कोर्स है उसका। ये नहीं करना, उसमें तो क्या हो रहा है, उसमें तो भाई उसका खड़ा नुकसान है ना। है ना, ये थोड़ी है कि मतलब कोई मूवीज थी मार्वल की डाउनलोड करके वेबसाइट पे रख के क्रेडिट मार्वल। वो नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वहां तो भाई उसका तो सब डूब ही गया, वहां पे तो पूरा वसूलेगा फिर वो, ठीक है। ऐसा क्रेडिट नहीं, ये सिर्फ इमेजेस वाला और यही होता है, ठीक है, जिससे उसका नुकसान ना हो, वो वाली चीजें यूज कर सकते हो, नुकसान वाली नहीं। डिस्क्रिप्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फोटो ले लो इसकी और बताओ इस इमेज में क्या दिख रहा है, बताओ। मान लो पूरी टेबल के साथ हेलमेट, चाय कप, यहाँ इतने की फोटो ले ली, क्या दिख रहा है? कीवर्ड क्या होगा, कीवर्ड क्या लोगे, और टेक्स्ट के अंदर क्या डालोगे, डिस्क्रिप्शन क्या बनाओगे। कि देखो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड क्या हो सकता है, ब्लैक कलर सैमसंग स्क्रीन, सर्चेस भी होंगे, सब कुछ होगा ना, सर्चेस होंगे वही तो कीवर्ड होगा ना। ऐसे थोड़े कुछ भी मैं लंबा चौड़ा कीवर्ड रख लूंगा अपने पास, ब्लैक कलर सैमसंग वुडन टेबल, ये वो, इतना लंबा कीवर्ड नहीं होगा, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर में जाएगा। कीवर्ड होगा ब्लैक कलर सैमसंग स्क्रीन, ठीक है, या फिर स्क्रीन ऑन अ टेबल, ये भी सर्चेस हो सकते हैं, है ना। अब डिस्क्रिप्शन बनाओ, इस इमेज में क्या दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं पूरी महाभारत, बिल्कुल छोटा छोटा, इमेज में ये है, इधर कोने में काटने का ऑप्शन है, इसके बगल में जूम करने का ऑप्शन है, उधर मिनिमाइज का ऑप्शन, इतना भी नहीं। बेसिकली लोग जो सर्च करते हैं उन सारे वर्ड्स को आपको कहीं ना कहीं एक पैराग्राफ के वे में, एक 30 से 50 करेक्टर या 50 वर्ड तक का पैराग्राफ बना लो, उसके अंदर एक्सप्लेन करना है। आपकी मर्जी है डिस्क्रिप्शन देनी है नहीं देनी, बट आप चाहते हो भाई अलग अलग कीवर्ड पे रैंकिंग आ जाए, तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे, ठीक है। मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब ब्लैक कलर सैमसंग स्क्रीन ऑन टेबल, ठीक है, एक टेबल जिसके ऊपर स्क्रीन रखी हुई है, सैमसंग की ब्लैक कलर की स्क्रीन है, ठीक है, एक स्क्रीन जिसमें क्लासेस चल रही है, मतलब ऐसे ऐसे कीवर्ड्स को इकट्ठा करके एक डिस्क्रिप्शन में सोचूंगा, पैराग्राफ के वे में उनको क्या कर दूंगा, लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरी डिस्क्रिप्शन। तो मीडिया फाइल अपलोड करने के बाद ये 5 ऑप्शंस होते हैं, जिनको क्रॉस करने के बाद हमारी इमेज क्या करती है, रैंक करती है। इमेज नहीं, इवन मीडिया फाइल्स भी रैंक करती है, ठीक है। काट देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
देन मेरे पास फिर से क्या आ रहा है, एक मीडिया फाइल आ रही है। मीडिया फाइल जो है इस बार वो ऑडियो की फॉर्मेट में है। क्लियर है? ये ऐड थोड़े चल रहे हैं जिसकी वजह से मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया गलती से। यस, पैसे मिल गए। ये लो, ये बैकएंड है, ये फ्रंट एंड है। बैकएंड में जैसे इसको एडिट करते हैं तो यहाँ पे भी वही हमें ऑप्शन देगा कि भाई इसका नाम क्या होगा और वो सारी चीज़ें, यूआरएल क्या होगा। अभी तो कुछ नहीं आ रहा, बट इसको अपलोड करने से पहले इसका भी नाम क्या रखना है आपको, कीवर्ड रखना है। पहले नाम सेट करोगे फिर इसको अपलोड करोगे। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इमेजेस की तरह, लेकिन उतने सारे ऑप्शन इसमें नहीं मिलते। इसमें इक्का दुक्का ही ऑप्शन होता है, बस टाइटल का ही होगा, काम खत्म। ठीक है, टाइटल दे देना। अपलोडिंग से पहले उसका रीनेम करना मत भूलना। ठीक है, अब और नीचे चलते हैं, आ जाते हैं। इमेजेस वगैरह आ रही है, इमेजेस का मैंने बता दिया आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, फिर आगे मेरी H2, ये क्या है, हेडिंग 2। ठीक है ना, यहाँ पे देखो H1, S2, S2, H3 सारी की सारी। ठीक है ना, ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट में भी ऐसे फॉर्मेट के अंदर मैंने इसको सेट किया हुआ है। अब ये H2 है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये क्या है, H2 है। ठीक है, अब भाई H2 है तो सिर्फ इतनी भी हो सकती थी, क्योंकि ये जो इसके ऊपर लाइन लिखी हुई है ये तो मैंने कवर कर दी ऑलरेडी। ये सिर्फ एग्जाम्पल लिखता तो भी तो समझ आता है ना, एग्जाम्पल किस चीज के होंगे, उसी के तो होंगे ना जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है। लेकिन स्टिल आपकी जो सब हेडिंग्स होती है उनके अंदर भी आपका कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है ना, ये जरूरी है, वरना सिर्फ एग्जाम्पल से भी काम चल सकता था। देन आप और नीचे आओगे तो इसी में दिखा देता हूं इधर से ही। तो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं भाई, डिमांड थी ना इसकी एग्जाम्पल्स की, तभी तो इसको हेडिंग्स के अंदर डाला गया है। और देखते हैं एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल खत्म। इसके अलावा इसके ऊपर भी देखो फॉर्मेट वाला भी एक मिल जाएगी, ये रही। सिर्फ फॉर्मेट भी तो लिख सकता था, उससे भी तो समझ आ रहा है फॉर्मेट क्या है, बट पूरी हेडिंग लिखनी है, सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट। ये मेरा कीवर्ड था इसलिए इसको हेडिंग में कवर किया गया है। ठीक है, अब एसईओ करने के लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, योस्ट। कौन सा? योस्ट। बड़ा कर लेते हैं, योस्ट पे चलते हैं। एक मिनट, प्लगइन्स पे चलते हैं, सॉरी योस्ट पे नहीं। प्लगइन इंस्टॉल मतलब ऐड न्यू करना था, बट यहां से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड न्यू, ठीक है, यहां से हम ऐड करते हैं। अब यहां पे आप सर्च कर लेना योस्ट, योस्ट, ये आ गया। ठीक है, एक्टिवेट ऑलरेडी। जब आप ये प्लगइन एक्टिवेट कर लेते हो, बैकएंड में आपके पास इसका लेआउट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब हम पूरा ब्लॉग लिख देंगे, खत्म कर देंगे, तो एंड में ये आ गया योस्ट का डब्बा, प्लगइन के फीचर्स। ठीक है, प्लगइन इंस्टॉल कर लेना, सेटअप विजार्ड कर लेना। योस्ट की पूरी ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, देख लेना, वरना मेरा खुद का भी एक ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है योस्ट का। ठीक है ना, चैनल पे जाके देख लेना। एसईओ, रीडेबिलिटी, स्कीमा, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, मैं सिर्फ एसईओ का बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइटल। टाइटल क्या, टाइटल जो होता है, जो हमने टॉप पे देखा, ये इसकी लिमिट होती है। ऐसा नहीं है इसको जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं, नहीं, गूगल के पास एक लिमिटेड स्पेस है, उससे ज़्यादा तो वो भी नहीं दिखा सकता है ना। भाई गूगल इतना ही तो है, डेस्कटॉप है, मोबाइल में इतना हो जाता है। ठीक है, और जितना डेस्कटॉप और मोबाइल में दिखाई देता है, ये योस्ट प्लगइन आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे शो करता है। ठीक है ना, ये हो गया डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, और वो हो गया मोबाइल के लिए। क्या होता है कि ज़्यादा अगर बड़ा लिखते हो ना, ऐसे डॉट लगा देता है पीछे गूगल पे। ठीक है, जैसे परफॉर्म डीजे मैंने लिखा हुआ है, तो इसको मैं अगर हटा देता हूँ तो ये नीचे से ऑटोमेटिकली लाइन भी क्या होगी, ग्रीन होगी, कि हाँ बहुत बढ़िया, सब कुछ सही चल रहा है ना। सेपरेटर भी हटा दो, किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे क्या आ गई मेरी, डिस्क्रिप्शन। टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये कौन सा है, गूगल वाला है। ये यूआरएल तो हमने ऊपर ही बना दिया, टाइटल भी ऊपर बना दिया था, बट नीचे से यहाँ से भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी चीजें लिखोगे तो वो यहाँ ऐड होती जाएंगी। ठीक है, मतलब आप चाहो तो कस्टमाइज भी कर सकते हो, गूगल के लिए अलग से भी बना सकते हो कि बढ़िया एकदम बनाना है, मेरे को दिखाई दे अच्छा, लेकिन उसके अंदर भी कीवर्ड होना चाहिए, सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट, कीवर्ड भी आ रहा है। और ऊपर बना दिया तो नीचे आके बनाने की जरूरत नहीं है, बट इन सम केसेस कई बार नीड पड़ जाती है, ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। भाई शॉर्ट टेल कीवर्ड है तो डिस्क्रिप्शन में 2 बार, लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो
एक ही बार, क्योंकि 2 बार उसको डालेंगे तो पूरा स्पेस वही खा जाएगा, क्योंकि लिमिट कितनी है 150 से लेके 160 करेक्टर। टाइटल की लिमिट कितनी है 150 से 160 करेक्टर्स, ठीक है। बस इतने करेक्टर गिनने की जरूरत नहीं है, ये देख लेना ग्रीन हो रहा है रेड नहीं हो रहा, इनफ है, ठीक है। यहाँ पे भी ये रेड कर दिया है, बट मेरे को पता है ना रैंक हो जाएगा, इसलिए मैंने स्टडी कर ली थी इसमें, ठीक है। अब लोगों को स्टार्टिंग में ट्राई करना है ग्रीन पे ही काम करो, ठीक है, हवा हवाई नहीं होना है। अब उसके बाद एसईओ एनालिसिस, ये ग्रीन हो गया इसका फेस, लेकिन अगर मैं चीज़ें हटा देता हूँ ना कुछ, ठीक है, तो ये फेस बिगड़ भी जाता है ठीक है, रेड भी हो जाएगा कई बार। देखो मैं इसको नाराज नहीं करना चाहता, ठीक है। ये तो सच में ही हो गया, अब नहीं हो रहा, ये वापस नहीं आ रहा है ना, मैं आ गया, चलो ठीक है। हाँ अभी भी रेडी है, पता नहीं क्या सीन है। हाँ इसके होने से शायद हो गया, ग्रीन हो गया है ना। तो मतलब क्या करता है ये वेबसाइट जो आपने बनाई, उसमें जो पेज को कंटेंट सेट कर रहे हो, कमी कहाँ पे रहेगी। मतलब इसको आप खोलोगे तो ये इस तरीके से नोटिफिकेशन देगा, आपने आउटबाउंड लिंक नहीं दी, दो क्योंकि रेड है, ठीक है, जैसे ही दे दोगे ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से योस्ट प्लगइन काम कर रहा है, ठीक है, कि जो भी चीज़ आप कर दोगे वो ग्रीन हो जाएंगी, नहीं करोगे ऊपर चली जाएंगी, मतलब ऐसे चल रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन लंबी लिख दी, ब्राउन है, ये भी क्या कमी है, मेटा डिस्क्रिप्शन छोटी कर दूंगा हट जाएगा। दिखाऊं इतनी तो नहीं, ज़्यादा छोटी कर दी मैंने, इतना कर लेते हैं, अभी भी नहीं हुई, इसको ग्रीन तक लेके आते हैं, हो गया। अब ये हट गया, देगा ऐसे काम कर रहे हैं। और इसको जब आप ग्रीन कर दोगे मतलब एसईओ क्या हो गया, एकदम मस्त हो गया, हंस रहा है, बढ़िया हो गया। योस्ट एसईओ एनालिसिस लिखो है ना, एसईओ एनालिसिस कीवर्ड सेल एंड परचेज ही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा लेंथी कीवर्ड मेरे को लग रहा था। मतलब योस्ट को मैंने क्या दिखाया, सेल एंड परचेज ही है मेरा कीवर्ड, ठीक है, बट आप लोगों को वही दिखाना है जो आपका कीवर्ड हो, ठीक है। मेरे एनालिसिस अलग है, जब आप आगे थोड़ा सा सीखोगे काम, फिर आप भी हरकतें करना स्टार्ट कर दोगे, जैसे हमने थोड़ी थोड़ी यहाँ पे की हुई है। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, बस बच क्या गया, अब कुछ नहीं बचा। अब साइड में आ जाते हैं, यहाँ पे स्टेटस है पब्लिक, मतलब विजिबिलिटी पब्लिश्ड रखना है, क्या रखना है। नीचे फीचर्ड इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है। फीचर्ड इमेज कौन सी होती है, जैसे जो ब्लॉक की ऊपर ही दिखाई देती है, ठीक है ना, थंबनेल वाली इमेजेस। पोस्ट की जो थंबनेल रहेगा स्टार्टिंग में क्या दिखाई देगी, वो हमारी फीचर्ड इमेज होती है, क्लियर है। ये जो आते हैं ना, ये कंटेंट डाले हुए, ये थंबनेल मतलब ये फीचर्ड इमेज है। तो फीचर्ड इमेज भी आपको बनानी है, इमेज की तरह ऑप्टिमाइज करना है। फीचर्ड इमेज का टेक्स्ट भी क्या रहेगा, फोकस कीवर्ड, ठीक है। पूरी वेबसाइट में कहीं कहीं पे सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट, सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट, हेडिंग सब जगह क्या करना है, कीवर्ड्स को लगाना है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि H1 थी, H2 थी, H4 कर दी सीधी, एक प्रॉपर वे में ही आपको चलना है। इसका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। फीचर्ड इमेज हो गया, टैग है, टैग वैग आपको देने तो ठीक है, वरना मैं तो देता ही नहीं, आप मत देना, फालतू के यूआरएल क्रिएट होते हैं, टैग को भूल जाओ, कुछ नहीं है, टैग देना ही नहीं, ठीक है। कैटेगरीज है, किसी किसी केस में टैग की जरूरत पड़ती है, लेकिन किसी किसी केस में, ई कॉमर्स वेबसाइट में कुछ लोग यूज करते हैं, मैं तो कभी नहीं करूँ इसको टैग को यूज, ठीक है। कैटेगरीज, किस कैटेगरी में आपका ब्लॉग आ रहा है, मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, कैटेगरीज कैसे करनी है। आपको पोस्ट में वहाँ पे कैटेगरी ऑप्शन मिल जाएगा, कोई भी कैटेगरी ऐड करनी है तो सिंपल यहाँ से इस पर क्लिक करोगे ना, फिर ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाने के बाद ऐड कर लेना, बना लेना कैटेगरी, फिर उसको सब में भी कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी कहाँ पे आएगी, अरेंज कर सकते हैं। ये थीम की सेटिंग्स मेरे को दे रखी है, टाइटल डिसेबल, फुटर डिसेबल, कस्टमाइज सेटिंग, ये वो साइड बार दिखाना है नहीं दिखाना पोस्ट में, तो ये तो बाय डिफॉल्ट हमेशा रहती है, इसको तो डिफॉल्ट ही छोड़ दो, कुछ नहीं था। साइड में हमारा फीचर्ड इमेज और कैटेगरी, ये दो पेज चीज मेन थी, फीचर्ड इमेज और कैटेगरी, ये दोनों आप टिक करने के बाद ऊपर आ जाओ। ऊपर योस्ट का स्कोर दिखाता है, रीडेबिलिटी कैसी है, एसईओ कैसा है। रीडेबिलिटी को आप एक बार को इग्नोर कर सकते हो कि नहीं पढ़ा रहने दो, क्योंकि रीडेबिलिटी हिस्ट्री के ब्लॉग लिख रहे हो तो हमेशा वो रेडी रहनी है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स है रीडेबिलिटी के भी, पढ़ने में आपको ब्लॉग कितना ईजी है, हार्ड वर्ड तो नहीं लिख दिए, यूजर को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है भाई। यूएसए की इंग्लिश लिख रहे हो, इंडिया की इंग्लिश लिख रहे हो, फर्क है दोनों में, ठीक है ना, कुछ वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो रीडेबिलिटी है ना, कुछ वर्ड यूएस के घुसा दिए, कुछ इंग्लिश के घुसा दिए, तो ये बताता है। या फिर कुछ सेंटेंसेस होते हैं, ट्रांजिटिव सेंटेंस है,
ये सेंटेंस है, एक्टिव करो इसको, पैसिव करो, वो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स जो होती है रीडेबिलिटी आपको इंप्रूव करके देगा। बट इससे कई बार फर्क नहीं आता, हम लिखते सही है, ये टूल है तो टूल तो कुछ भी दिखा देगा, है ना। इग्नोर करके अपडेट मार देना, पब्लिश कर देना, आपका ब्लॉग एसईओ ऑप्टिमाइज्ड रेडी, खत्म। तो ये था हमारा ऑन पेज एसईओ। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा था, एक चीज दिखानी है, क्या दिखानी है? वाइड कैटेगरी नहीं, अभी अभी मैंने बोला था कि पता नहीं इसी में कुछ था, फॉर्मेट टैग अपलोड यूज्ड ऐड प्लगइन कैटेगरी। कैटेगरी दिखा देता हूँ कैसे क्या करनी है। देखो ऐड कैसे करनी है कैटेगरी, यहाँ से मैं ऐड कर लूंगा। मान लो मेरे को इंग्लिश की कैटेगरी बनानी है, ठीक है। स्लग क्या होता है? यूआरएल, कि आपको उस कैटेगरी का यूआरएल क्या रखना है। पहले नाम डाल दूंगा, स्लग डाल दूंगा, और फिर किसके अंडर में जाएगी वो, ठीक है ना। मान लो मैं बना रहा हूँ, हमारे जो मैप था, मैं कैटेगरी बना रहा हूँ नाइकी स्पोर्ट शूज फॉर वुमेन, बना दिया, स्लग भी बना दिया। अब मान लो ये किसके अंडर में जा रही है? नाइकी वुमेन शूज। यहाँ पे नाइकी वुमेन शूज को मैं ढूंढ लूंगा, ठीक है, और उसको टिक कर दूंगा और ऐड कर दूंगा नीचे से, यहाँ पे साइड में आ जाएगी। देखो ये दिखा रहा है ना, ये दो कैटेगरी के अंडर में, मतलब दो स्टेप के बाद आ रही है, एक ही स्टेप के बाद आ रही है, इस तरीके से इसने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अंडर में डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन वो पहले वाली ऐड होनी चाहिए ऑलरेडी, तब वो अंडर वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं क्लास 10 को जोड़ना चाह रहा हूं तो सीबीएसई होनी चाहिए, फिर मैं इसको ऐड कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कैसी कैटेगरी के बारे में बता रहे हो, बता दो, कीवर्ड कवर हो जाएंगे, अच्छी बात है कि नहीं। कर देना, ये डिस्क्रिप्शन भी वो देख लेना, उतनी हो जितना मैंने पोस्ट के अंदर बताई थी योस्ट की सेटिंग्स में, कि इतनी डिस्क्रिप्शन आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, डिस्क्रिप्शन थी 150 to 160 कैरेक्टर, वो ग्रीन हो जाएगी, टेंशन ना लो। इसको जब एडिट करोगे ना, तो यहाँ पे भी योस्ट काम करेगा, ऐसा नहीं है नहीं करेगा। कैटेगरी जो भी आप ऐड करोगे साइड में आ जाएगी, यहाँ पे योस्ट की सेटिंग नीचे मिल जाएगी, कर लेना, बना लेना बैठ के, ठीक है। सब आएगा, टाइटल वगैरह 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 वगैरह। देखो इसका टाइटल मैंने गूगल के लिए क्या बनाया हुआ है, इतना बड़ा, और वैसे इसका टाइटल क्या है, छोटा सा, बट गूगल के लिए मैंने बड़ा बनाया हुआ है। सब लिखा हुआ है, कौन सी क्लास, क्या रेड कर दिया पूरा, इतनी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि वो गूगल है, हाँ। और हम तो चाहते हैं इन सारे वर्ड्स पे रैंकिंग मिले, इसलिए तो भर दिया इसको। ठीक है, ये हो गया। वाइड वाला कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। वाइड में जो मैं आपको बता रहा था, मतलब ये हमारा जल्दी निपट जाएगा, बिल्कुल बस ओवरव्यू देना है। शूज़ का एक छोटा मैप दिखा दिया, अब बड़ा मैप, ठीक है। और उसके अलावा कीवर्ड रिसर्च जो हमने लास्ट क्लास में की थी, उसका भी एक ओवरव्यू दिखा देते हैं। आप जब काम करोगे तो 6 महीने साल भर की प्लानिंग एक ही बार में होती है, ऐसा नहीं होता हर दिन लेके बैठ रहे हो क्या करना है, अब क्या करना है, आज क्या करूं, कल क्या करूं, नहीं, साल भर 6 महीने की प्लानिंग एक ही बार में होगी। अब उसको सेट करके छोड़ दो, वो चलता रहेगा, ठीक है। आईडी यही है, शीट खोल लेते हैं, और ये रहा हमारा मैप। देखो इसमें क्या है, इसमें शूज है हमारे पास, क्या है, अब शूज यहाँ पे जो दिखाए गए हैं वो कौन से हैं, वो वुमेन शूज को ही लिया गया है, मैन शूज के बारे में कुछ भी नहीं डाला हुआ, ठीक है। देखो क्लियर है, और किड्स का भी कुछ नहीं डाला हुआ, ये पूरा का पूरा मैप, पूरा का पूरा मैप सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है। अब इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं सबसे टॉप पे, टाइप्स ऑफ वुमेन शूज, ब्रांडेड वुमेन शूज, वुमेन स्पोर्ट शूज, 3 कैटेगरी मैंने डिवाइड कर ली। कितने टाइप्स के होते हैं अलग अलग, कौन सी ब्रांड्स को मैं कवर करूंगा, और स्पोर्ट्स को अलग ले लिया क्योंकि भाई स्पोर्ट्स का अलग ही केस रहता है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, मतलब ऊपर चलते हैं। सबसे पहले टाइप्स में आ रहा है वुमेन मेरी जेन शूज, मेरे को आइडिया नहीं है सच में ये क्या है। फिर बूट्स के अंदर वुमेन में भाई ये अलग अलग वैरायटीज मेरे पास सारी हैं, ठीक है। हाई हील बूट होते हैं, ओवर द नी रेनिंग बूट होते हैं, गन बूट होते हैं, चेस्ट लग बूट्स होते हैं, टॉल बूट्स होते हैं, इतने सारे बूट्स होते हैं वुमेन में, ठीक है ना, दिमाग खराब वाली चीज़। नीचे आते हैं, वुमेन म्यूल शूज़, वुमेन क्लॉक शूज़, मॉन्क शूज़, लोफर, ऑक्सफोर्ड, कॉन्वर्स, मतलब नाम भी नहीं सुने ऐसी चीज़ें। फिर मेरे पास आती है ब्रांड्स, ये किससे मिलेंगे, ये गूगल कीवर्ड प्लानर से। कीवर्ड रिसर्च की क्लास में देखा था ना, पूरे वेरिएशन सेट आपको पूरे मिल जाते हैं, कौन सा किसके अंडर में आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया,
कौन कौन सी ब्रांड्स के लिए मैं काम करूंगा, सारी ब्रांड्स के मैंने नाम लिख लिए। देन उसके बाद स्पोर्ट्स शूज़ मैं किस किस के दे रहा हूँ, मान लो नाइकी के दे रहा हूँ, तो नाइकी कौन से स्पोर्ट्स शूज़ बनाती है, क्योंकि हर एक कंपनी हर एक स्पोर्ट्स शूज़ नहीं बनाती, ठीक है। जैसे नाइकी बनाती है इन सबको, ठीक है, पूमा बनाती है सिर्फ इनको, एसिक्स बनाती है सिर्फ इसको, फिर स्पार्क, फिर एडिडास। तो ये पूरा एक मैप बना लिया। अब इस मैप के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, चीज़ों को सेट करके छोड़ दूंगा। किस तरीके से, ये है ओनली मेरी कैटेगरीज का मैप। यहाँ पे कहीं पे भी पोस्ट अभी तक नहीं आया है। पोस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स को मैं टारगेट करूँगा। पूरी एक लिस्ट जो हमने बनानी है वो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है। उस कैटेगरी के बेसिस पे अब कीवर्ड रिसर्च होगी, ठीक है। मतलब मान लो ये मेरी जेन शूज, तो कीवर्ड देखो कि गूगल पे क्या क्या लोग सर्च करते हैं मेरी जेन से रिलेटेड। बूट से रिलेटेड देखो क्या क्या सर्च करते हैं, हाँ, डेजर्ट बूट से रिलेटेड देखो लोग क्या क्या सर्च करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वुमन मेरी जेन शूज, इसके कितने कीवर्ड मेरे को मिले, 2। एसडी कितनी है, वॉल्यूम कितना है, वो सब मेरे को सर्च डिफिकल्टी और कीवर्ड रिसर्च की क्लास में हमने देखा था, वॉल्यूम होता है और डिफिकल्टी होती है, ठीक है। उल्टा लिख दिया, वरना वॉल्यूम पहले आता है एसडी पहले आता है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम और एसडी फिर से कर दिया ना उल्टा, ठीक है। फिर नीचे वुमेन ऑक्सफोर्ड, इसके पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा क्योंकि मेरी जेन के बाद कौन सा आ रहा है, वुमेन बूट आ रहा है। अब बूट पे चलते हैं, ये रहा। अब बूट में ये सिर्फ बूट से रिलेटेड है, वुमेन बूट शूज इस कैटेगरी के कीवर्ड है, इसके अंडर में नहीं गया अभी मैं, ये इससे रिलेटेड कीवर्ड है ये रे। अब चलेंगे उसके अंडर में, ये कौन सा आ गया, फिर कौन सा आ जाएगा, स्नो, है ना। फिर कौन सा आ जाएगा, मोटो, कॉम्बैक्ट, ये चलता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये पूरी प्लानिंग हो जाती है, ठीक है। अब कीवर्ड रिसर्च आपकी होगी। अब किसी भी कीवर्ड को आप पिक करो और कंटेंट लिखवाना स्टार्ट। कंटेंट लिखवाने के बाद उसको लिखो और पब्लिश करो, दिखाऊंगा वेबसाइट पे कैसे पब्लिश किया हुआ है, ठीक है। ये क्या होगी मेरी कीवर्ड रिसर्च। भाई हमने देखा था कि कंट्री का भी ऑप्शन होता है, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इंडिया है तो कम पैसे हैं, बाहर है तो ज़्यादा पैसे हैं, तो बस तो फिर दोनों के लिए कर दो, है ना, प्लस, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, यूएसए कीवर्ड। अब यूएसए कीवर्ड है तो यूएस में ना शूज़ की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, जिसका हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सेम कैटेगरी के लिए यूएस के अंदर कितनी डिमांड है, कम है। कम कैसे है, हाँ बहुत कम है, वही तो, ये लो, यस, ये सिर्फ वुमेन की है, मेन का तो अभी हमने जिक्र ही नहीं करा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे कीवर्ड और उनके सर्च वॉल्यूम और डिफिकल्टी ऐसे लिखे होंगे, ठीक है। तो मतलब आपको सारे कीवर्ड फाइंड कर लेने उस मैप के, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के, हर एक कैटेगरी के कीवर्ड ऐसे निकाल लेने सर्च वॉल्यूम डिफिकल्टी के साथ, ये देखो, ठीक है, ऐसे सर्च वॉल्यूम बढ़िया है, अलग 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 उनको पहले सर फिल्टर करेंगे ना, हाँ फिल्टर करना पड़ेगा कि कौन सा कीवर्ड काम का है कौन सा नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड भी देखने को मिलेंगे जो करते टाइम हमें मिले, मतलब कि जब हमने ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दिया, कंटेंट लिखवाना स्टार्ट कर दिया, किसी कीवर्ड को एक टारगेट करा और उस पर लिखवाना स्टार्ट कर दिया, फिर हमें मिला कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो ये हम एक अलग से टैब बना लेंगे कीवर्ड्स के नाम से और इसके अंदर सारी चीज़ें डालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब वेबसाइट पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो समझा देता हूँ। मान लो मेरा पूरा मैप रेडी हो गया, सबसे पहले किसी एक कैटेगरी को पकड़ना है और उस कैटेगरी के अंदर ब्लॉग डलवाने स्टार्ट कर देने, ठीक है। बट वेबसाइट पे सिर्फ एक ही कैटेगरी हो तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आपको मल्टीपल कैटेगरीज बनाने हैं। जैसे कि मैंने एक वेबसाइट बना ली बेस्ट शू डील, ये हमारी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैन की कैटेगरी, वुमेन की स्टोरी, मतलब अलग अलग कैटेगरीज मैंने बना ली। स्टार्टिंग में आप 10 कैटेगरी से स्टार्ट करना और सभी कैटेगरीज के अंदर पहले 2-2 ब्लॉग डाल देना ताकि कुछ हो उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज पे आप भरते रहना उनको,
हाँ, सबसे पहले मेन कैटेगरी बनानी पड़ेगी ताकि ये पूरा चार्ट आप वेबसाइट पे भी बना सको। क्योंकि लास्ट पे जाने से पहले ऊपर पे चार्ट क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप क्या करोगे, इनको नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये इनफ होगा, तो आप ये बनाओगे, ये बनाने के बाद एक ये बनाओगे, एक ये बनाओगे और ये बनाओगे, फिर उसके अंडर में ये सारी बनाओगे। तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ इतना पार्ट बनाओगे, ठीक है, सिर्फ इतना। उसके बाद जब ये कवर हो जाएगा देन आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और जब भी बढ़ोगे आपको पूरे पूरे मैप के साथ बढ़ना है, ठीक है। जैसे ये होने के बाद ये सारे बनाने हैं, फिर उसके बाद ये सारे बनाने हैं, फिर उसके बाद इस पे आके ये सारे बनाने हैं, फिर ये ऐसे बढ़ना है एक एक क्लियर करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जैसे वुमेन मैन बूट, देखो मैन का भी बनाया हुआ है, मैन का चार्ट अभी मेरे पास है नहीं दिखाने के लिए, ठीक है, वो उन्होंने बनाया हुआ है। वैसे ये इस तरीके से हमने कुछ कैटेगरीज को कवर किया और यहाँ पे हमने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। बेस्ट एडिडास टेनिस शूज फॉर मैन एट बेस्ट प्राइसेस। तो ब्लॉग किस तरीके से लिखना है वो देख लेते हैं। ये हमारी क्या होगी, एक पोस्ट होगी, क्योंकि ये एंड है बिल्कुल, ठीक है। अब एंड है, पोस्ट है, तो इस तरीके से हमने इसको डाल दिया। ये वही टेबल ऑफ कंटेंट अभी लोड हो रहा है। ये शूज़ दिखा देता हूँ, जैसे शूज़ हमारा आ गया, नीचे एक टेबल लोड हो रही है, देख लेते हैं, ठीक है। तो मतलब एडिडास का ये वाला शूज़ आपको किस वेबसाइट पे कितने का पड़ेगा हमने ऐसे डाल रखा है। मेन तरह से तो लेना ही मत, फंस जाओगे, ठीक है। सब वेबसाइट से पहले लिंक क्रिएट किया होगा। यस, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। सबसे पहले तो इन सारी वेबसाइट का एफिलिएट आपके पास होना चाहिए। एफिलिएट ऐसे नहीं मिलता, आपके पास पहले से ही साइट होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, मेरे को एफिलिएट दे दो, ठीक है ना। यस, रिक्वायरमेंट्स होती है, कितना ट्रैफिक है, क्या है, हर कोई एडसेंस मतलब आपको एफिलिएट नहीं देगा, ठीक है ना। अलग अलग प्लेटफॉर्म की नहीं है तो भी मैं लिंक नहीं लगा सकता। नहीं है तो फिर खाली लिंक लगाओगे आप, अर्निंग नहीं होगी आपकी। खाली लिंक लगा दो, क्या ही जा रहा है, लगा दो। ट्रैफिक आने के बाद एफिलिएट लेके फिर रिप्लेस करते घूमना उनको बार बार यही काम है ना, रिप्लेस करते रहो बैठ के। पहले 100 ब्लॉग डालो, है ना, 10,000 लोग आएंगे, फिर 100 ब्लॉग को दोबारा एडिट करोगे, किसके लिए, एफिलिएट लिंक के लिए। चैलेंजेस आएंगे, काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अमेजोन तो मिल जाएगा, दूसरे बंदों में दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अब ये देखो ना, 5,000 यहाँ से पता चलेगा कितना महंगा शूज है। अगर आप लोगों को भी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो बता देना, हम बताएंगे कि अलग अलग प्राइस कैसे आप देख सकते हो अलग अलग वेबसाइट पे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टूल है, उसमें डालते हैं, सब दिखा देता है कौन सी वेबसाइट पे कितना क्या है, सब क्या एफिलिएटिंग एक ही जगह पे, ठीक है। फिर एक यूट्यूब से वैसी वीडियो ढूंढ के या फिर अमेजोन की वीडियो डाल दी, वो कॉपीराइट नहीं देता अमेजोन, ठीक है। रीजंस टू बाय, थोड़ा कंटेंट लिख दिया, ठीक है, रीजंस टू बाय, कंटेंट लिख दिया, रीजंस टू बाय, अलग अलग वेबसाइट पे सबके प्राइस ये देखो, एडिडास से ले लो, बहुत सस्ता पड़ जाएगा, है कि नहीं है। तो मतलब ऐसे बेनिफिट्स होते हैं। लोग जब इस डील को देखेंगे, वो वेबसाइट देखो, यहाँ से नहीं लेना, महंगा पड़ेगा, यहाँ से महंगा पड़ेगा, एडिडास से ले लो डायरेक्ट, वो सही पड़ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से ही सस्ता पड़ रहा है, टाटा क्लिक से इस बार सबसे सस्ता पड़ रहा है ना। एडिडास पे महंगा, यहाँ पे सस्ता है, लेकिन यहाँ से ले लो। तो लोगों को ये चाहिए। अब ये कंटेंट भी आपको देखना पड़ेगा, लोगों को दे क्या। अब मान लो ये टेबल नहीं होती, सिर्फ ये होता, कौन पढ़ता है भाई, टॉप 10 देख रहा है, उसको ये जूते की ये देखनी है, फोटो देखनी है और बस प्राइस देखना है, ये कौन पढ़ेगा आपका। ये लिख दोगे तो कुछ नहीं होने वाला इससे। लेकिन कुछ कंटेंट ऐसे होते, लेकिन रैंकिंग के लिए इसकी जरूरत है, ठीक है ना। रैंकिंग दबाएगी जब कंटेंट लिखा होगा थोड़ा। फिर ये सर ये लोगोस और ये ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, इससे कोई इशू नहीं है। लोगोस और मतलब जैसे मतलब ब्रांड्स का नेम वगैरह, हाँ, तो इससे कोई कॉपीराइट इशू नहीं अपने कंटेंट पे। उसका तो एफिलिएट अकाउंट है, तो उससे क्या होगा, इससे नहीं आता कॉपीराइट। यूज हमने यहाँ थोड़ी किया है हमने तो भाई दिया है ना, यहाँ थोड़ी किया ऊपर कि उसका लोगो लगा के अपना ही लोगो बना दिया वो नहीं किया ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बस रिसेंट पोस्ट है, काम चलता जा रहा है, नीचे हमारा फुटर आ गया इस तरीके से, एंड देन वेबसाइट बन गई है, काम चल रहा है। इसके अलावा फिर एक ई कॉमर्स भी वेबसाइट बना दी उसी चक्कर में, देखते देखते कि चलो शूज़ की, अब शूज़ की एक बना दी। देखो शूज़ की 2 वेबसाइट बना दी, एक ई कॉमर्स, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट अरे बना रहे हैं अभी, उसमें डाल रखी है, मेंटेनेंस मोड में डाल रखी है, ठीक है। मतलब ई कॉमर्स बना दी था पूरा पोर्टल अमेजोन की तरह। जिसको खरीदना है वहाँ पे जैसे कोई डील मिल रहा, कोई होलसेलर मिल गया, ठीक है, उसका पीस उठा के फोटो लगा दी, किसी को खरीदनी है तो खरीद लेगा, सीधा क्या हो जाएगा, हमारा कमीशन हो जाएगा डायरेक्ट।
यहाँ पे क्या है, एफिलिएट होगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन ट्रैक होंगी, तब जाके इनकम होगी, वहाँ पे अपना डायरेक्ट हो जाएगा। कोई शॉप वाला है, उससे कोऑर्डिनेट कर लिया कि भाई इतना ट्रैफिक है, तेरे सारे शूज़ डाल देंगे, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे काम होते हैं। तो वेबसाइट बना दी, अब चल रही हैं चीज़ें, धीरे धीरे इनको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये प्लानिंग होगी, कीवर्ड निकल गए। ठीक है, अब क्या करना है, काम करना है, क्योंकि कीवर्ड बहुत सारे थे, उसको कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। कोई डाउट है किसी को? स्टॉप हुआ नहीं? हमने बस 1 ही घंटा क्लास